भारत में 31 राज्य हैं। इस समय पूरे भारत में केवल 6 राज्यों में अपने दम पर बीजेपी की सरकार है, जो आपको इस मैप पर दिख भी रहा होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी डोमिनेंट पार्टनर के रूप में अपना दल के साथ है, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ है, और अगर कोएलिशन सरकारें भी देखी जाएं तो 12 राज्य ऐसे हैं जिसमें एनडीए की सरकार है। 31 में से यदि 6 राज्यों में अपने दम पर सरकार है और कोएलिशन को मिलाकर भी 12 राज्यों में सरकार है, तो मेरी नजर में तो इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। इसके बाद लोगों का आर्गुमेंट है कि केवल चुनाव होना प्रजातंत्र नहीं है, नॉर्थ कोरिया में भी चुनाव हो रहे हैं। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। पर नॉर्थ कोरिया में 50% से अधिक राज्यों में ऑपोजिशन की सरकारें नहीं चल रही हैं। पर चलिए इस पॉइंट को ईयर वाइज भी देखने का प्रयास करते हैं। 2018 में भारत में 9 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें से 6 राज्यों में बीजेपी चुनाव हार गई थी, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसे राज्य थे जहां बीजेपी वर्षों से स्ट्रांग रही थी और सरकारें बना रही। इसके अलावा 2018 में 13 सीटों पर लोकसभा बाईपोल्स भी हुए थे। बीजेपी इसमें से 11 सीटें हार गई, यानी 80% सीटें हार गई। मेरा प्रश्न यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बिना यह संभव है? यदि 2019 के चुनाव देखें तो 2 सीटों पर लोकसभा बाईपोल्स हुए थे, दोनों बीजेपी हार गई। इसके अलावा 7 राज्यों में चुनाव हुए थे, केवल अरुणाचल में बीजेपी क्लियर जीती और हरियाणा में कोएलिशन की सरकारें बनी, बाकी 5 जगह विपक्ष की सरकार। 2020 में 2 राज्यों में चुनाव हुए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी और बिहार में जेडीयू बीजेपी कोएलिशन की सरकार, जो कितने दिन चली सबको पता है। 2021 में 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 में विपक्ष की सरकार बनी और 2 में बीजेपी कोएलिशन। 2022 में 7 राज्यों में चुनाव होते हैं और 5 में बीजेपी या उसके समर्थन की सरकार बनती है, और 2023 में 9 राज्यों के चुनावों में 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती है। 2018 के बाद से केवल 2022 ऐसा साल गया है जब बीजेपी ने राज्य चुनावों में डोमिनेट किया है। मेरे हिसाब से डिक्टेटरशिप में यह संभव नहीं है। ऑपोजिशन का काम है ईवीएम पर प्रश्न करना, क्योंकि बीजेपी जब ऑपोजिशन में थी स्वयं बीजेपी ऐसा करती थी, पर इलेक्शन रिजल्ट्स ईवीएम का सच स्वयं बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न उठाया जा रहा है ये कहकर के प्रशांत किशोर ने ऐसा कहा है। प्रशांत किशोर ने तो खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है। अब भाई यदि प्रशांत किशोर का कहा हुआ ही प्रमाण के रूप में प्रयोग हो सकता तो सारा विपक्ष इस समय कोर्ट में होता, पर एक देश के रूप में हमें चिंतित होने की आवश्यकता है जब कोर्ट ये बात कह देती। 2023 में बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, जिसमें 12 लोग मारे गए। रिगिंग और मतदान करने वाली पेटियों को लूट जाना पूरे राज्य में रिपोर्ट हुआ, और ये बंगाल में सालों से हो रहा है। 2018 में 30% सीटों पर टीएमसी का कैंडिडेट अनकॉन्टेस्टेड जीत गया, क्योंकि कोई दूसरा कैंडिडेट था ही नहीं। और उसका रीजन पता है क्या है? सबटाइटल्स पढ़ लेना। कोर्ट ने इस वायलेंस पर स्टेट और केंद्र सरकार से एफिडेविट देने को कहा। अब सोचिए प्रशांत किशोर का कहा मैटर करेगा या कोर्ट का? बात केवल इतनी है कि जिस व्यक्ति की पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़े और उस व्यक्ति के नाम पर चुनाव में वोट भी मांगे जाएं और वो व्यक्ति अपने नाम पर चुनाव जितवा कर भी सरकार ना बनवा पाए, तो क्या धूल डिक्टेटर है? एनडीटीवी आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की। अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद ली। बट ये महाशय ये तो बताते ही नहीं है कि आखिर अडानी ने एनडीटीवी को खरीदा क्यों। एनडीटीवी के जो फाउंडर हैं प्रणय रॉय, उन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया था 400 करोड़ का अडानी ग्रुप से, और जब ये लोग अडानी से लिए हुए पैसे को वापस करने में असमर्थ हो गए तब अडानी ने एनडीटीवी को एक्वायर किया। मतलब कि इन्होंने कर्ज लिया और कर्ज इन्होंने चुकाया नहीं, तो जो कर्ज नहीं चुकाएगा तो उससे कर्ज देने वाला जो व्यक्ति होगा वो कुछ तो वसूली करेगा। तो अडानी ने एनडीटीवी को एक्वायर कर लिया। अगर आपने अपने जिंदगी में कभी भी किसी को कर्ज दिया है और अगर सामने वाला व्यक्ति आपको वो कर्ज वापस नहीं कर रहा है, जो पैसे उसने आपसे लिए वो वापस नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति के पास जो कुछ भी मौजूद होता है आप उससे ले लेते हो ताकि आपने जो कर्ज दिया है उसकी क्षतिपूर्ति हो सके। अब ये क्या बात हुई कि भाई कोई व्यक्ति किसी को लोन दे, कोई व्यक्ति किसी को कर्ज दे और वो अपना कर्ज भी ना वापस मांगे। आप बैंक में जाते हो, बैंक से लोन लेते हो, जब आप बैंक को पैसे वापस नहीं चुकाते हो तो बैंक क्या करता है? अगर आपने जमीन गिरवी रखी हुई थी तो वो जमीन को बेचकर बैंक उसमें से पैसे निकालता है।